हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, जैसे कि हम लोग स्पेशल टारगेट किए हैं 69th बीपीएससी का, हम लोग समान अध्ययन कर रहे हैं। आपको पता है कि इसमें अलग से डी ऑप्शन जोड़ दिया गया है, जिसमें एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं था, इसमें स्पेशल डी कर दिया गया है। और सारे क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं कॉन्सेप्चुअल पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग को बेहतर पता होगा। हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं, वन लीनियर होंगे, वो आप देख सकते हैं। हम सेशन करवा रहे हैं रोज़, ठीक है, तो आप कीजिएगा। और आज कल हम लोग 200 क्वेश्चन 250 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। 250 क्वेश्चन किए थे, आज हम लोग 250 के बाद क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो ये संचित निधि से होता है। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किस सुल्तान के समय हुआ था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। सर्वप्रथम माका की खेती कहाँ की गई? तो ये मध्य अमेरिका में की गई। सर्वप्रथम माका की खेती कहाँ की गई? मध्य अमेरिका में की गई। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया? तो ये राजस्थान में। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया? तो ये राजस्थान में लागू किया गया। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो ये ग्रीक भाषा में किया गया। ठीक है, क्लियर हो गया। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया? तो ये कनौज में किया। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी कनौज में किया था, राजधानी को स्थानांतरित किया था। आगे देखिए, उसके बाद है सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। दोस्तों ठीक है, ये मैं हिंट दे दिया, ये रिपीटेड है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, होम रूल लीग आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ के सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था? तो ये आयरलैंड से किया था। होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ के सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था? तो ये आयरलैंड से किया था। हैदर अली की मृत्यु कैसे हुई? तो ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में लड़ते हुए उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। उसके बाद हुमायूं की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था? तो शेर शाह की रणनीति। हुमायूं की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था? शेर शाह की रणनीति थी। उसके बाद है, हीरा उत्पादन की प्रसिद्ध खान मझगांवा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये सतना में है। हीरा उत्पादन की प्रसिद्ध खान मझगांवा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये सतना में है। हिंदू और मुसलमानों की एकता स्थापित करने के संबंध में ऐसा अवसर अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। खिलाफत आंदोलन के संबंध में किसने सोचा था? तो ये गांधी जी ने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम की एकता स्थापित करने के संबंध में ऐसा अवसर अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। किसने कहा? ये गांधी जी ने कहा था। उसके बाद है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1928 में हुआ था। 1928 में हुआ था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी की स्थापना। हवा से भरी कौन सी गैस है? हवा से भारी कौन सी गैस होती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसको CO2 भी बोलते हैं। उसके बाद है, हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? तो ह्वेनसांग आया था। हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री कौन आया था? तो ह्वेनसांग आया था। उसके बाद है, हरिहर एवं बुका ने किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो ये माधव विधराय ने किया था। किसने? माधव विधार ने किया था, ठीक है, हरिहर एवं बुक्का। उसके बाद हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो ये डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। हमारे मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? तो ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है हमारे मूल अधिकार, ठीक है। उसके बाद है, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो ये विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो ये विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। हड़प्पाकालीन सभ्यता मुख्यतः निम्नलिखित में से किन प्रदेशों में केंद्रीभूत था? तो ये पंजाब, राजस्थान और गुजरात। हड़प्पाकालीन सभ्यता मुख्यतः किन प्रदेशों में केंद्रीभूत था? तो ये पंजाब, राजस्थान और गुजरात। उसके बाद हड़प्पाकालीन मोहरों पर किस पशु की आकृति को सबसे अधिक उत्कीर्ण किया गया? तो ये कुबर रहित सांड अथवा एक श्रृंगी बैल को, कुबर रहित सांड और एक श्रृंगी बैल को उत्कीर्ण किया गया है। उसके बाद है,
हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे कौन? तो ये शहरी के थे। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे, नगरीय थे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ये कांस्य युग की थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन थी। उसके बाद हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नलिखित में से किसके किनारे प्राप्त हुआ है? तो ये घगर हाकरा। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण ये घगर से हाकरा के किनारे प्राप्त हुआ है। उसके बाद है हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे था? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पन लोगों हड़प्पा सिविलाइजेशन को किसकी जानकारी नहीं थी? तो ये लोहा की जानकारी नहीं थी इनको। उसके बाद है स्वतंत्रोत्तर। स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल की खोज किस प्रांत में हुई? तो ये गुजरात में हुआ था। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत का पूछ रहा है तो माउंटबेटन। अगर यही पूछता स्वतंत्र भारत के भारतीय तो सी राजगोपालाचारी हो जाता है। ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? तो ये अहमदाबाद। ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम अहमदाबाद नगर के पास नज़दीक है, वहाँ से नज़दीक पड़ता है ये। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो ये बिहार से थे। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो बिहार से थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। उसके बाद देखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेशी मंत्री कौन था? तो ये जवाहरलाल नेहरू था। स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेशी मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ? तो 0.89। अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरा राजस्व 0.89% देने की बात तय की गई। सांभर के चौहान का संस्थापक है कौन? तो वासुदेव। सांभर के चौहान के संस्थापक कौन थे? वासुदेव थे। उसके बाद देखिए, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो ये शिक्षा से था। सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। सेन वंश के संस्थापक का क्या नाम था? तो ये सामंत सेन था। सेन वंश के संस्थापक का नाम सामंत सेन। सेन वंश के संस्थापक का नाम क्या था? तो ये सामंत सेन था। सूरत अधिवेशन कब हुआ? तो ये 1907 में हुआ था। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। उसके बाद है सूफियों के आश्रम को क्या कहा जाता है? तो खानकाह कहा जाता है। सूफियों के आश्रम को क्या कहा जाता है? तो खानकाह कहा जाता है। समझ गए? सुलेमान ने किस राज्य को रुहामा कहकर पुकारा? तो ये पाल राज्यों को। सुलेमान ने किस राज्य को रुहामा कहकर पुकारा? तो पाल राज्यों को कहा। सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंध रखती है? तो बागवानी और शहद उत्पादन से। सुनहरी क्रांति किस फसल संबंधित रखती है? तो ये बागवानी और शहद उत्पादन से। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है सिराजुद्दौला द्वारा 1756 ईस्वी में अपने अधिकार में करने के बाद निम्नलिखित में से किस एक नगर का नाम बदलकर अली नगर कर दिया गया? तो ये कोलकाता में कर दिया गया सिराजुद्दौला द्वारा। ये कब की बात है? 1756 में अधिकार कर लिया और फिर इस नगर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अली नगर नाम बदल कर दिया कोलकाता के। ठीक है। कोलकाता की बात है ये, कोलकाता में। उसके बाद है सिंधु घाटी स्थल का कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो ये राजस्थान में है। सिंधु घाटी स्थल का एक कालीबंगन जगह है, ये राजस्थान में पड़ता है। यहाँ से जोते हुए हल का साक्ष्य मिला है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है दोस्तों सिंधु का बाग या नखलिस्तान हड़प्पा सभ्यता किस पूरा स्थल को कहा गया है? तो ये मोहनजोदड़ो को कहा गया है। ठीक है, मोहनजोदड़ो को। सिक्कों पर खलीफा का नायब किस सुल्तान को माना गया? तो ये फिरोज शाह तुगलक को माना गया है। सिक्कों पर खलीफा का नायब फिरोज शाह तुगलक को माना गया है। उसके बाद सिंधु सभ्यता संबंधित नृत्य करते हुए महिला की मूर्ति किस से बनी हुई थी? तो कांसे की नचनिया। ठीक है, कांसे की नचनिया थी वो, उसी का मिला था। उसके बाद देखिए, सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणज भार के हैं? तो 16 गुणज भार के हैं। सिंधु सभ्यता के मापक 16 गुणज भार के हैं। सिंधुवासी किससे मनोरंजन करते थे? तो शतरंज, संगीत, नृत्य और जुआ से। सिंधुवासी लोग शतरंज खेलते थे, संगीत करते थे, नृत्य करवाते थे, जुआ खेलते थे। इसी के द्वारा इन लोगों का मनोरंजन चलता था। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? तो ये नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक था?
सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब था? तो ये देखिए, डॉक्टर B.A. स्मिथ के अनुसार 2500 ईस्वी से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक। डॉक्टर B.A. स्मिथ के अनुसार 2500 ईस्वी से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक। सिंधु का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता किस पूरा स्थल को कहा गया है? तो ये मोहनजोदड़ो को कहा गया है। सिंधु का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? तो ये मोहनजोदड़ो को कहा गया है। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये राष्ट्रपति के प्रति। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उसके बाद देखिए, साधारण विधायक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत। साइलेंट वैली किस राज्य में है? साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो ये केरल राज्य में है साइलेंट वैली। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो ये भगत सिंह ने किया था सैंडर्स की हत्या। उसके बाद है, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? तो ये लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप प्रदान किया था। सल्तनत शासकों में से किसे रोजगार दफ्तर की स्थापना का श्रेय दिया गया है? तो ये फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक को रोजगार दफ्तर की, इसने क्या किया? रोजगार दफ्तर की स्थापना किया था, इसलिए इसे श्रेय दिया जाता है। सल्तनत काल में आय को ठीक करने वाले को क्या कहा जाता था? तो यह मजमूदार कहा जाता था। सल्तनत काल में अगर कोई किसी का आय है, उसे अगर ठीक कर दिया जाता था, सुधार कर दिया जाता था, उसे मजमूदार कहा जाता था। सर्वोच्च न्यायालय तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो ये फ्रांस की प्रणाली से ये प्रेरित है। सर्वोच्च न्यायालय तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति फ्रांस के संविधान से लिया गया है, भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति जारी करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जारी करते हैं। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो ये तमिल एवं चेरो का। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो तमिल एवं चेरो का प्रारंभ हुआ था। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया? तो राजस्थान के नागौर में किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में किस विद्वान ने कब सफलता हासिल की? तो ये मम्स प्रिंसेप 1837 में। सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में किस विद्वान ने कब सफलता हासिल की? तो मम्स प्रिंसेप 1837 में। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो ये रैयतवारी बंदोबस्त से संबंधित है। सर टॉमस मुनरो ये इन्होंने रैयतवारी बंदोबस्त का श्रेय दिया जाता है। उसके बाद है, समूची प्रजाति के नपुंसक हो जाने का खतरा उठाने के मुकाबले मैं हिंसा को 1000 गुना बेहतर समझता हूँ, यह कथन किसने कहा था? तो यह महात्मा गांधी ने कहा था कि समूची प्रजाति के नपुंसक हो जाने का खतरा उठाने के मुकाबले मैं हिंसा को 1000 गुना बेहतर समझता हूँ, महात्मा गांधी जी ने कहा था। उसके बाद, समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? तो राज्य एवं संघ के पास है। समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? तो राज्य और संघ के पास है। सबसे प्राचीनतम वेद है कौन? तो ऋग्वेद का आवरण पृष्ठ ऋग्वेद। सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद का आवरण पृष्ठ ऋग्वेद। उसके बाद सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये राजीव गांधी बने। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? राजीव गांधी। उसके बाद है, सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये बंगाल में हुआ था। सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ था। 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने किया था अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना। सती प्रथा की भर्त्सना किस सम्राट ने की? तो अकबर ने की। सती प्रथा का भर्त्सना अकबर ने किया था। उसके बाद है, संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया? तो ये 17 समितियों ने कार्य करना शुरू किया 12 अप्रैल 1993 से। संसदीय प्रणाली की कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो ये शून्यकाल। संसदीय प्रणाली के शून्यकाल भारत की ही देन है। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार आर्टिकल 368 के तहत है। ठीक है। उसके बाद देखिए,
संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिन प्रभावी रहता है? तो 6 माह। ठीक है, 6 महीने तक प्रभावित रहता है। संसद के निम्न सदन लोकसभा, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। उसके बाद है संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो ये 70 थे। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोलिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? तो एम.एन. रॉय ने किया था। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? तो एम.एन. रॉय ने किया था। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो ये 47 विषय थे। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो ये 47 विषय थे। उसके बाद देखिए, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। संविधान में जो डीपीएसपी है, जिसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, उसका उद्देश्य होता है कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। संविधान में उद्घोषित अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल किसके द्वारा? तो ये संसद के द्वारा। संविधान में उद्घोषित अधिकारों में संसद किया जा सकता है केवल संसद द्वारा। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो ये 1955 में बनाया। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो 1955 में बनाया। उसके बाद है संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है क्या है? तो राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 1 के अनुसार संविधान के किस संशोधन अधिनियम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो 61वां संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। उसके बाद है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युत का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 75 के अनुसार संविधान के मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और उन्हें हटाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ? तो अनुच्छेद 352 के तहत मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है। अनुच्छेद 352 के तहत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो ये 356 संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है 356 के तहत। उसके बाद देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो ये आर्टिकल 40 के तहत। संविधान का अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा गया है? तो भारत और इंडिया। संविधान में इंडिया और भारत कहा गया है, हिंदुस्तान नहीं बोल सकते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या शामिल है? तो पंचायतों का कार्यक्रम। संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायतों का कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है। किसका? पंचायतों के कार्यक्रम का। संविधान का विचार रखा गया जिसे नेहरू जी ने लोकप्रिय बनाया? तो 1924 में महात्मा गांधी द्वारा। संविधान का विचार रखा गया जिसे नेहरू जी ने लोकप्रिय बनाया 1924 में। उसके बाद संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो ये नीति निर्देशक तत्व संकेत करता है। उसके बाद है कि संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो ये 45। संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 45। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 300 क में संपत्ति का अधिकार को रख दिया गया। ये पहले मूल अधिकार में था। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये लोकसभा में। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये लोकसभा में होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो ये 6 वर्षों के लिए की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्षों के लिए की जाती है।
संगम काल में रोम शासक अगस्टस से राजनीतिक संबंध किस वंश के शासक ने स्थापित किया? तो ये पांडव ने किया, पांडव ने किया। क्लियर हुआ। श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कृष्णा नदी पर श्रीशैलम बांध बनाया गया है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद है श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो झेलम नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद है शेर शाह के मकबरे में हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिला है। इस मकबरे का निर्माण शेर शाह द्वारा कहाँ करवाया गया? तो बिहार के सासाराम में करवाया गया है। सोने की खोज किसने की? तो ये आर्यभट्ट ने किया, पटना के थे। ठीक है। शुंग राजवंश का स्थापना कौन था? कौन था संस्थापक इसका? तो ये भागभद्र था। शुंग राजवंश का संस्थापक भागभद्र था। ठीक है। क्लियर हो गया दोस्तों। तो देखिए हम लोग कितने प्रश्न कर लिए? 100 प्रश्न हम लोग कर लिए VVI। ठीक है। फिर हम लोग कल के क्लास में मिलेंगे दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ाई करते रहिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।